हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ। जनरल टेस्ट को मैं अलग अलग भागों में बांट दिया हूँ, ठीक है। स्पोर्ट का अलग क्वेश्चन, पॉलिटी का अलग क्वेश्चन, हिस्ट्री का अलग क्वेश्चन, ज्योग्राफी का अलग क्वेश्चन, इस तरीके से मैं पार्ट वाइज सबको बांट दिया हूँ और अलग अलग जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सभी पार्ट के उन सभी क्वेश्चन को मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को मुझ पर विश्वास करके सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल कर लीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कर लीजिए। हर तरह से मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को बताते हुए चलेंगे। पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखिए मेघालय राज्य जो है अस्तित्व में कब आया था? मेघालय, आपको पता होगा कि इससे पहले जो है यानी कि 1972 ईस्वी से पहले मेघालय जो था असम का एक छोटा सा भाग था, ठीक है। असम में ही ये था, ठीक है। जब 1972 ईस्वी आया तो इस समय जो है मेघालय को एक अलग राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो मेघालय जो है कब अस्तित्व में आया? 1972 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ठीक है। तो देखिए भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार की अगर बात की जाए तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव से किसी मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जाता है, ठीक है। तो इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतलब इसको पेश करने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तब जाके किसी मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसे पेश कहाँ किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, केवल लोकसभा में ही इसे पेश किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पूरी बात को सुनेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको तैयार होंगे, ठीक है। मैं डीपली बताते हुए चलूंगा, ये नहीं कि केवल एक ऑप्शन बताऊंगा और बस खत्म, खेला खत्म, नहीं। सारी चीज़ें मैं बताते हुए चलूंगा, पूरी बात पर ध्यान से मतलब गौर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यों के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देखिए मुख्य सचिव के बारे में कह रहा है कि कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन हमारे पास ये है और दूसरा कथन ये है, दो कथन दिए गए हैं, हमें इनमें से सही गलत का चुनाव करना है। पहला कथन लिखा गया है, उन्हें प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में से चुना जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जो मुख्य सचिव बनते हैं वो आईएएस अधिकारी ही होते हैं। अगला है हमारे पास, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नहीं 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 नहीं, मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल पहला, केवल पहला जो कथन है बिल्कुल करेक्ट है। जो मुख्य सचिव की नियुक्ति है केवल आईएएस के अधिकारियों में से होती है, ठीक है। तो आईएएस को ही बनाया जाता है मुख्य सचिव। तो केवल एक जो पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सत्य ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ठीक है। तो निम्न में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, यानी आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होगा। राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट याचिका किसमें दायर की जाती है? तो रीट याचिका की बात करें कि रीट याचिका किसमें दायर की जाती है, तो ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए मतलब ऑप्शन नहीं कथन है, उच्च न्यायालय में की जाती है। हाँ ये सही बात है कि उच्चतम न्यायालय में जो है रीट याचिका दायर की जाती है। दूसरा है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अलग है और उच्च न्यायालय अलग है, तो ठीक है। दूसरा वाला है तो ये भी इसमें भी सही है कि रीट याचिका इसमें भी दायर की जाती है। लेकिन जिला न्यायालय में जो है रीट याचिका की बात करें तो जिला न्यायालय में दायर नहीं की जाती, सत्र न्यायालय में भी दायर नहीं की जाती। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी कि विकल्प कहाँ है? नीचे है। तो विकल्प पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 1 और 2। तो सही विकल्प जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। दूसरा 1 और 2 जो कथन है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यानी 6 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए पीआईएल लागू करने के लिए मतलब सर्वप्रथम जो पीआईएल था ये लागू करने वाले जो हमारे पास न्यायाधीश थे, जो जज थे वो जस्टिस पी.एन. भगवती जी थे। ठीक है, कौन थे? जस्टिस पी.एन. भगवती। तो इनमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में है जस्टिस पी.एन. भगवती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सी बात है कि सरकार के खिलाफ भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति किसी इंसान का के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब वह सरकार के प्रति भी खड़ा हो सकता है, सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल अधिकार है इंसान को। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है भाई? तो यही हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है? ठीक है, तो आप सभी को याद करना है कि अनुच्छेद 32 में आप सभी कभी भी किसी उलझन में फंसिएगा तो कह दीजिएगा कि हमको तुमसे क्या, सरकार से भी लड़ने की मतलब सरकार के खिलाफ भी खड़ा होने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में ये बात लिखी गई है, तो अनुच्छेद 32 में ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वहाँ पे न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, किसी को भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो पंजाब पुनर्गठन के अधिनियम के तहत जो है, इस नियम के तहत जो है हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस किस अनुच्छेद में मिला हुआ है? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि अनुच्छेद नंबर 370 में जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस के नाम से कहा गया है इसे, तो अनुच्छेद 370 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लोकसभा को न तो प्रधानमंत्री भंग कर सकता है, न तो कोई राज्यपाल भंग कर सकता है, न तो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। जो भंग कर सकता है लोकसभा को, उसके पास मतलब उसकी शक्ति जो है केवल राष्ट्रपति के पास होता है। तो याद रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सर्वाधिक बार कौन सा आपातकाल लगाया गया है? ठीक है, तो कौन सा आपातकाल जो है भारत में सर्वाधिक बार लगाया गया है? तो आपको याद होना चाहिए जो संवैधानिक आपातकाल है यही जो है भारत में सर्वाधिक बार लगाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है? तो देखिए भारतीय नागरिकता के लिए जो आवेदन किया जाता है तो इसके लिए आपकी न्यूनतम जो प्रवास होनी चाहिए, न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 5 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 वर्ष की आयु जो है ये हमारे पास आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम की बात की जाए तो ये कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था। तो ऑप्शन देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में ऑप्शन ये नहीं है तो चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? ठीक है, तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो है किसके तहत हुई थी? तो आपको याद रखना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? किसके तहत हुई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुई थी 1956 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? तो मनुष्यों में यातायात का निषेध, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपको याद रखना है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 23 है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 23। ठीक है,
23वां अनुच्छेद जो है मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, डाइट किस देश के सांसद का नाम है? तो किस देश के सांसद का नाम डाइट है भाई? तो जापान के देश जो है इसके सांसद का नाम डाइट है। जो हम सांसद कहते हैं अपने देश का, तो इसी तरीके से सांसद जापान में भी है जिसे डाइट बोला जाता है। ठीक है, तो जापान के सांसद का नाम क्या है? डाइट है, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चन है, विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था? तो आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको बढ़िया से सारे अधिनियम जो है इसको बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आप मिस्टेक करेंगे, थोड़ा सा आप इधर उधर ध्यान भटकाएंगे, गलत ऑप्शन सही टिक करके आएंगे। ठीक है, तो इधर उधर भटकना नहीं, याद कर लीजिएगा अच्छे से। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान जो है आपके भारत की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ईवीएम में जो प्रत्याशियों की संख्या होती है कितनी हो सकती है? अधिकतम जो संख्या है वो 64 हो सकती है। 64 से अधिक प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 64 प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, ये तो बेसिक नॉलेज है। देखिए कह रहा है इसमें कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो हमें कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में कार्य करना पड़ेगा। यानी कि हाई कोर्ट में आपको 10 साल कार्य अगर करते हैं, यानी वकील के तौर पर या जज के तौर पर, तब जाके आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष अगर आप उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये 20 प्रश्न जो है बहुत पसंद आए होंगे और अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाइए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए पर्सनली, और जो भी प्रॉब्लम हो बताइए। और अगर आपको PDF चाहिए हो तो मैं PDF आप लोगों को दूंगा। जिस भी तरीके की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर पाऊँगा उस तरीके से मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, आराम से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पेपर जो है आपका अच्छा ही जाएगा और अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।